हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट की है। इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको कंप्लीट हरियाणा का फॉर्मेशन और इसके साथ साथ हरियाणा की राजनीति के बारे में पढ़ा दिया है। अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको HPSC के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर हमारी पहले वाली क्लासेस देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा का न्यायिक प्रशासन, यानी कि हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसके अलग अलग जो भी जस्टिस रहे हैं उन सब के बारे में, किसके टाइम में क्या काम हुआ था उन सब के बारे में, साथ साथ यहाँ पर नगर निगम कितने हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका SC रिजर्व सीट्स के बारे में पढ़ना, कि जो आपके यहाँ पर रिजर्व सीट्स है हरियाणा में वो कौन सी हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सी सीट जो है वो आरक्षित सीट है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इन टॉपिक्स में से हमेशा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप HPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे HSSC CET मेंस की या HSSC ग्रुप डी की, या फिर आप चाहे HCS का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं या HTET का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी में ये जो टॉपिक्स हैं ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम को मतलब ध्यान में रखते हुए आपकी ये क्लास बनाई जा रही है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आपकी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको हमारी इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो ये PDF है ना ये बाद में प्रोवाइड कराई जाएंगे। पहले आप इनके अपने खुद के हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम के टाइम पर हम उसे आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। हमें शॉर्ट नोट्स में सारा नहीं लिखना होता है, बस मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। सारा का सारा तो एक बुक में भी दिया होता है, सारा का सारा तो जैसे मैं PDF दूंगी उसमें भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना उसमें बस आपको इंपॉर्टेंट लिखना होता है, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप इसे क्या कर सके, रिवाइज कर सके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं बता देती हूँ कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे बहुत ज़्यादा लेंथी क्लास आपकी ये नहीं रहने वाली है, इसमें फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वो कब बना था, किसके अंडर आता था, ये सारा जानने वाले हैं। इसके साथ साथ हम सारे के सारे मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यायाधीश है, इंपॉर्टेंट जितने भी जस्टिस हैं उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जहाँ ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद मैंने राज्यसभा मेंबर्स आपको नहीं बताए थे, 5 हमारे राज्यसभा सीट्स है और कौन से मेंबर्स है ये भी मैंने आपको नहीं बताए थे, ये मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगी। साथ साथ विधानसभा की 17 SC रिजर्व सीट्स जो हैं वो भी हम इसमें याद करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैंने नगर निगम लिखे थे, कितने नगर निगम हैं, और ये सारी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। और इस क्लास को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। आपको पता होगा जो आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, इसको ना कई लोग चंडीगढ़ हाई कोर्ट भी कह देते हैं, क्योंकि आपके कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। आप सभी को पता होगा, सभी अवेयर होंगे इससे, तो क्योंकि आप सभी केसेस में भी पढ़े रहते हैं तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपके चंडीगढ़ में है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में। तो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है, किसका नाम क्या है। कई स्टूडेंट्स को तो इसमें भी कंफ्यूजन होती है, किसका नेम क्या है, क्योंकि कई लोग इसे चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ना ऐसा कहा गया, पहले ऐसा कहा गया था कि हर राज्य के लिए क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, हर स्टेट में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा, उसका अपना हाई कोर्ट होगा। लेकिन बाद में ना इसमें अमेंडमेंट किया गया, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, जिसके तहत आपके यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स बनाई गई, अलग अलग यूटीज बनाई गई। इसमें आपके जब ये 1956 का अमेंडमेंट हुआ था तब इसमें आपके 14 स्टेट और साथ साथ 6 यूनियन टेरिटरी बनी थी। लेकिन उसी समय ये डिसाइड किया गया था कि आपके जो यहाँ पर जो भी हाई कोर्ट्स होंगे, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट का भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। और आज की डेट में आपके ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनके मतलब बहुत सारी ऐसी स्टेट है जिनका इकट्ठा क्या है, हाई कोर्ट है। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो किसी स्टेट के साथ मिलकर उनका जो हाई कोर्ट है वहीं पर होता है। इसके बाद में जो पंजाब एंड हरियाणा, जो पंजाब और हरियाणा स्टेट है उसका भी क्या है, इकट्ठा हाई कोर्ट है।
तो भारतीय संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की क्या की गई, व्यवस्था की गई है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह क्या कर सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, संघ क्षेत्र के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो यही बात मैंने अभी आपको बताई है कि आपके यहाँ पर 7वां अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, तो संसद को ये राइट दे दिया गया कि वो क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या फिर यूनियन टेरिटरी के लिए एक इकट्ठा क्या बना सकते हैं, हाई कोर्ट बना सकते हैं। जिसमें से एक हमारा एग्जाम्पल है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, उनके लिए हाई कोर्ट इकट्ठा बना हुआ है। लेकिन एक और स्पेशल बात है कि जो हमारा पंजाब एंड हरियाणा स्टेट है उनकी कैपिटल भी इकट्ठी है। स्टेट पूरे के पूरे इंडिया में ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी 2 स्टेट ऐसी हो जिनकी इकट्ठी क्या हो, कैपिटल हो। लेकिन हमारा हरियाणा और पंजाब दोनों ऐसे स्टेट है जिनकी क्या है, यहाँ पर इकट्ठी एक ही कैपिटल है। लेकिन हाई कोर्ट भी हमारा एक ही है, पर ऐसी स्टेट तो बहुत सारी हैं जिनके हाई कोर्ट क्या है, एक ही जगह पर है। लेकिन आपके जो कैपिटल है वो हमारा सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है। तो आपको ये बातें याद रखनी है जो मैंने आपके साथ में अभी आपको बताई हैं। इसके साथ साथ हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, इसका जो उच्च न्यायालय है किसके, मतलब हरियाणा राज्य का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, पंजाब और हरियाणा के अधीन है। मतलब पंजाब, यहाँ पर मैंने लिखा है हरियाणा राज्य पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन है। यानी कि हरियाणा राज्य जो है इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है, पंजाब और हरियाणा के अंडर में आता है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट किसका है, हरियाणा का है, हरियाणा स्टेट का है। तथा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपके चंडीगढ़ में है। ये भी मैंने आपको बताया ही है। इसके साथ साथ अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि जो आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है इसका गठन कैसे हुआ था। इसके लिए मतलब ये सबसे पहले जब बनाया गया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो ये सारी बातें अब हम जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1915 के तहत, सॉरी एक बार जूम हो गया है ज़्यादा, 1 मिनट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1915 के तहत लाहौर हाई कोर्ट 1919 में बना था। ठीक है, तो जो ये आपका हाई कोर्ट बना, ये कहाँ पर बनाया गया था, सबसे पहले लाहौर में था। इसे लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जानते थे, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये सारे के सारे एरिया को ये कवर करता था। तो सबका कंबाइंड तरीके से ये हेडक्वार्टर था 1919 में। और किसके तहत इसका गठन किया गया था, 1915 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत इसका क्या किया गया, गठन किया गया। और ये कब बना है, 1919 में। कहाँ बना था, लाहौर में बना था। इसको हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सबका कंबाइंड था, इसके बारे में जान रहे हैं। इसके बाद 1947 में जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, जब हमारे देश को क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। तो आज़ादी मिलने के बाद में लाहौर तो पाकिस्तान में चला गया। अब लाहौर जब पाकिस्तान में जाएगा तब हम इसे कहाँ ले आए, अपने शिमला में लेकर आए, हिमाचल प्रदेश में ले आए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में लेकर आए। और शिमला में जब हम इसे लेकर आए तो इसका नेम रखा हमने सेंट पीटर हॉक हाई कोर्ट। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे आपसे 4 ऑप्शन बनाकर दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसमें से हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें शिमला में सेंट पीटर हॉक हाई कोर्ट के नाम से इसको जाना जाने लगा। जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद इसे शिमला ट्रांसफ़र किया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, सेंट पीटर हॉक हाई कोर्ट। इसके बाद 1947 में जब इसे ट्रांसफ़र किया गया था तब इसमें कौन सी स्टेट आती थी, कौन सी स्टेट के मतलब स्टेट इसके अंडर में आती थी, तो ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली इसी के अंडर आते थे। साथ साथ हमारा हरियाणा भी इसमें शामिल था। तो यहाँ पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा क्या थे, इसमें संयुक्त रूप से शामिल थे। इसके बाद इसे बाद में चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया 1955 में। ठीक है, तो 1955 में से कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र किया गया। तो आपसे पूछा जाए जो आज आपकी जो बिल्डिंग है चंडीगढ़ में वो कब ट्रांसफ़र हुई, यानी कि चंडीगढ़ में से कब लाया गया, तो 1955 में इसे कहाँ लाया गया, चंडीगढ़ में लाया गया, चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। आप सभी को पता है इसको बनाने में किसका योगदान रहा है, ली कार्बूजियर का योगदान रहा है। जो ली कार्बूजियर थे उन्होंने पूरे के पूरे चंडीगढ़ को क्या किया था, डिज़ाइन किया था। मैंने आपको पूरी चंडीगढ़ जीके पढ़ाई थी, अगर आपने उसमें पढ़ी होगी तो आपको उसके बारे में पता होगा। वो आपके हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, और अगर आप चंडीगढ़ PRT की तैयारी कर रहे हैं या चंडीगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पर 1955 में इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। तो हमने अभी यहाँ पर कुछ बातें जानी है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत इसका गठन किया गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, 1919 में क्या बनाया गया, मतलब 1919 में इसकी स्थापना कहाँ की गई है, लाहौर में की गई है। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है।
इसके बाद मैंने आपको बताया है 1947 में हमारा देश क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। ठीक है, 1947 में क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। इसके बाद 1955 में इसे कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, चंडीगढ़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक के पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम जान लेते हैं जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, ये क्या है, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और संघ क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन किया गया। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके कोर्ट्स नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी स्टेट के अंडर आते हैं। लेकिन आपका जो दिल्ली है ना, दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का क्या है, जिसका अकेले का खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, और इसके साथ जैसे अब आप पढ़ रहे हैं, ये जो चंडीगढ़ है ये भी किसके अंडर में आ जाता है, मतलब पंजाब, हरियाणा और साथ साथ चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। तो ये भी, इसका भी तो काम कहीं ना कहीं किसी न किसी हाई कोर्ट में जाएगा। तो ये कहाँ पर जाता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाता है। तो इसके साथ साथ ये किस किस का हाई क्वार्टर बोल रही हूँ मैं, सॉरी बार बार, हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाब के साथ साथ हरियाणा और हरियाणा के साथ साथ आपका क्या आएगा, चंडीगढ़ आएगा। ठीक है, तो ये तीन ऐसे हैं जिसका क्या है, ये हाई कोर्ट है। ठीक है, तो संयुक्त रूप से हाई कोर्ट कहाँ कहाँ का है, पंजाब का है, हरियाणा का है और संघ क्षेत्र यानी कि आपकी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का है। तो आपको ये बात याद रखनी है। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाती है तो मैंने आपको पूरा हरियाणा का फॉर्मेशन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था 1 नवंबर 1966 को हमारे यहाँ पर 3 चीज़ों का गठन होता है। यहाँ पर एक तो बनेगा आपका चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, इसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा अलग हो जाएंगे। पंजाब तो पहले से ही अस्तित्व में था, लेकिन हरियाणा स्टेट नई फॉर्मेशन में आएगी। उसी के साथ साथ आपके चंडीगढ़ का जो अलग से क्या बना दिया जाएगा, एक हाई कोर्ट बनेगा। ठीक है, तो ये भी इसके साथ में ही स्थापना हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ बनने के साथ साथ हमारे यहाँ हाई कोर्ट भी 1 नवंबर 1966 को मतलब इनका संयुक्त रूप से बना दिया जाएगा। अब चंडीगढ़ को ना इसलिए यूनियन टेरिटरी बना दिया ताकि जो पंजाब है, हरियाणा है, ये आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ ना कर सकें। इसके बाद हम जान लेते हैं हरियाणा में ना पहला मोबाइल न्यायालय कहाँ पर बना है, मेवात में बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद पर्यावरण न्यायालय की बात कर लेते हैं, तो ये आपके फरीदाबाद में है और कुरुक्षेत्र में है। पहले ना ये हिसार में था, लेकिन अब कहाँ है, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, ऐसे भूल जाएंगे। तो पर्यावरण न्यायालय को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो आपका फरीदाबाद है, फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होंगे, पर्यावरण के मुद्दे भी होंगे। तो पर्यावरण न्यायालय हमने कहां पर स्थापित कर दिया, ये फरीदाबाद में। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र जो है ना, ये यहाँ पर बहुत सारे क्या है, यहाँ धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल है। तो इसे ना कुरुक्षेत्र को 360 धार्मिक स्थलों की नगरी भी कहा जाता है। तो इसीलिए आपके पर्यावरण न्यायालय को कहाँ पर स्थापित किया गया, फरीदाबाद में और कुरुक्षेत्र में। याद करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, इसलिए पर्यावरण न्यायालय भी हमने कहाँ स्थापित कर दिए, फरीदाबाद में और कुरुक्षेत्र में। कभी कोई फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र का हो और कहे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम तो पॉल्यूशन नहीं करते हैं, बस मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। कभी इसको दिल पे ले लो कि हाँ मैम ने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, तो पर्यावरण न्यायालय कहाँ कहाँ पर है, आपके फरीदाबाद में और कुरुक्षेत्र में है। पहला मोबाइल न्यायालय कहाँ पर बनाया गया, आपके मेवात में बनाया गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। ये ना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो भी जिसके समय में कोई इंपॉर्टेंट काम हुआ है उन सब के बारे में मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आपसे सबसे पहला तो पॉइंट यही पूछा जा सकता है कि जब आपका देश आज़ाद हुआ था, देश की आज़ादी के समय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, क्योंकि इस समय में जो आपका हाई कोर्ट था वो कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, आपके ये जो हाई कोर्ट है ये पहले लाहौर में होता था। अब 1947 में जैसा हमारा देश आज़ाद होगा, तो देश आज़ाद होने के साथ साथ इसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, हम इसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसे हम हमारे मतलब इंडिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इंडिया में भी कहाँ ट्रांसफ़र किया हमने, इसे शिमला में ट्रांसफ़र किया है। तो रामलाल ये क्या थे, पहले क्या थे, यहाँ के न्यायाधीश थे। 1947 में आज़ादी के समय ये क्या थे, हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको ये याद रखना है, आपसे 2 तरीके से पूछा जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो कौन थे, रामलाल थे। इसके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि आज़ादी के समय, देश की आज़ादी के समय
पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन रहे थे, तो भी कौन रहेंगे, रामलाल ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में है सेकंड सुधीर रंजन दास, ये दूसरे नंबर के क्या बने हैं, आपके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में आपके यहाँ पर आपकी स्टेट में क्या लग गया था, सच्चर फॉर्मूला लगा था। मैंने आपको पढ़ाया था 1 अक्टूबर 1949 को आपकी स्टेट में क्या लगता है, सच्चर फॉर्मूला लगता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब आपके यहाँ पर सच्चर फॉर्मूला लगा तो कौन आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो आप क्या टिक करेंगे, सुधीर रंजन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सुधीर रंजन सेकंड थे, सच्चर फॉर्मूला के समय थे। इसके बाद आपका जब देश गणतंत्र हो गया, यानी कि जब आपके यहाँ पर संविधान लागू हो गया 1950 के आसपास, 1950 से 52 तक रहे थे ये। इनका नाम ना इंडियन नहीं है, देखो एरिक वेस्टन नाम है इनका, तो अलग सा नाम है, तो तीसरे नंबर के थे और ये गणतंत्र भारत के बने थे। ठीक है, तो गणतंत्र भारत के पहले कौन है, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। तो आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो सबसे मतलब इनका जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा वो कौन थे। ठीक है, वो कौन से मतलब चीफ जस्टिस थे, तो इनका नाम है अमरनाथ भंडारी। देखो नाम भी कैसा है, अमर जैसा है। ठीक है, तो अमर कौन होता है, जो समय का कार्यकाल किसका था, अमरनाथ भंडारी का था। नाम भी अमर है और कार्यकाल भी सबसे ज्यादा है, तो 1952 से 59 तक रहे हैं ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, लगभग 7 साल के आसपास रहे थे अमरनाथ भंडारी। तो सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाएगा तो आप क्या टिक करेंगे, अमरनाथ भंडारी टिक करेंगे। इसके बाद में ये एक पॉइंट और भी है, जो आपकी वर्तमान बिल्डिंग है ये भी अमरनाथ भंडारी जी के समय में बनी 1955 में। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद आते हैं मेहर सिंह। मेहर सिंह इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 7वें नंबर के क्या रहे, आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, 7वें नंबर के हैं। ये ना मैंने सारे इसमें नहीं लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिसके समय में कुछ इंपॉर्टेंट काम हुए थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस वही मैंने यहाँ पर ऐड किए। तो मेहर सिंह क्या है, 7वें नंबर के क्या बने हैं, यहाँ पर चीफ जस्टिस बने हैं। 1966 से 1970 तक रहे थे और इन्हीं के समय आपके हरियाणा का गठन हुआ था, तो इसीलिए भी जरूरी हो जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के गठन के समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, तो मेहर सिंह थे। आप इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं कि मेहर हुई और क्या बन गया, हमारा हरियाणा स्टेट बन गया। तो मेहर हुई, भगवान की मेहर हो गई, तो क्या बन गया, हरियाणा स्टेट का गठन हो गया। तो आप इसको ऐसे रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। अमर थे तो क्या रहा, इनका सबसे ज्यादा टाइम पीरियड रहा है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और जो अजीब सा नाम था एरिक वाला, एरिक वेस्टन वाला, उनके समय में हमारा जो देश है वो क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। इसके बाद मैंने कल आपको 2 बताए थे, नाम बताए थे, रणजीत सिंह नरूला और एक संधवालिया। ये दोनों क्या थे, आपके राज्यपाल भी रहे थे और इसके साथ साथ ये आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के क्या रहे हैं, ये साथ साथ इसके चीफ जस्टिस भी रहे हैं। आपको पता होगा कि जब आपके देश में, जैसे देश की बात बताती हूँ मैं आपको, जब आपके देश में राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है तो उपराष्ट्रपति पद संभालता है, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो क्या संभालते हैं, राष्ट्रपति की कुर्सी को संभालेंगे। ऐसे ही आपके स्टेट में होता है, जब आपके स्टेट में जैसे मान लीजिए राज्यपाल नहीं है तो उपराज्यपाल, उपराज्यपाल भी नहीं है तो कौन होगा, यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस होंगे। वैसे ही आपके हरियाणा में हुआ, हरियाणा में जब ये रणजीत सिंह नरूला जो चीफ जस्टिस बने थे तो उस समय ना BN चक्रवर्ती जी थे, BN चक्रवर्ती जी की डेथ हो गई और इनकी डेथ के बाद में रणजीत सिंह नरूला को क्या बना दिया गया, इसका राज्यपाल बना दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है रणजीत सिंह नरूला राज्यपाल भी रहे हैं और साथ साथ ये क्या रहे हैं, चीफ जस्टिस भी रहे हैं हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। तो आपको ये याद रख लेनी है, जितनी बातें मैं आपको बताती जा रही हूँ इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। इसके बाद है सुरजीत सिंह संधवालिया, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी क्या रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। तो आपको बस यही याद रखना है, सुरजीत सिंह संधवालिया। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर इनका नाम था रणजीत सिंह नरूला। ठीक है, तो ये दोनों क्या रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे कम समय के CJI तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे कम समय के चीफ जस्टिस कौन है, तो इनका नाम क्या है, आपके देवी सिंह तेवतिया है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, देवी सिंह क्या थे, सबसे कम समय के थे। देवी थोड़े समय के लिए आई और फिर चली गई, तो सबसे कम समय के कौन बने हैं, देवी सिंह तेवतिया। ठीक है, तो इनको क्या थी, बहुत जल्दी थी तो ये चले गए जल्दी। ठीक है, तो सबसे कम समय के कौन है, देवी सिंह तेवतिया है।
इसके बाद है वीर स्वामी रामास्वामी। वीर स्वामी रामास्वामी पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चली थी। तो कुछ ना आपके ऐसे जस्टिस होते हैं जिनके ऊपर ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है, जो कोई अच्छे से काम नहीं करते हैं, उनके ऊपर ना महाभियोग तो नहीं लगा सकते, महाभियोग आपके राष्ट्रपति पर लगता है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया हो सकती है। तो प्रक्रिया किसके ऊपर हुई है? वीर स्वामी रामास्वामी पर, ठीक है। इसके बाद में है तीरथ दास ठाकुर एंड रंजन गोगोई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। जो तीरथ दास ठाकुर हैं ये भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। इसके साथ साथ रंजन गोगोई, आपको पता होगा रंजन गोगोई को तो कुछ समय पहले ही थे, 46 नंबर के थे। ये बात होगी आपके रंजन गोगोई जी की 2017 से 18 के आसपास की बात होगी, जब रंजन गोगोई आपके जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस रहे थे। आज तो चंद्रचूड़ जी हैं। तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए, करंट के टॉपिक्स भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद एट प्रेजेंट कौन है? श्री न्यायमूर्ति रविशंकर झा एट प्रेजेंट आपके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के क्या है? चीफ जस्टिस है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक के पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको ये सारी की सारी बातें आपके माइंड में सेटअप हो जाएं, ठीक है। और क्लास को शेयर भी कर देना क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगी सभी के लिए, ठीक है। आप बहुत कंजूसी करते हो क्लास को शेयर करने में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है रामलाल के बारे में। पहले कौन न्यायाधीश हैं? रामलाल हैं, जिस समय में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा सुधीर रंजन सेकंड थे। इनके समय में सच्चर फॉर्मूला लगा, से सुधीर, से सच्चर, अलग से नाम के हैं तो उनके समय में गणतंत्र हुए थे हम। इसके बाद हमने 4th नंबर पर पढ़ा अमर हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड रहा। इसके बाद हमने पढ़ा था मेहर सिंह, मेहर हुई तो हमारा हरियाणा का गठन हुआ। रणजीत सिंह नरूला राज्यपाल भी रहे हैं और साथ साथ चीफ जस्टिस भी रहे हैं। बी.एन. चक्रवर्ती जी की डेथ के बाद में बने थे। बी.एन. चक्रवर्ती जी क्या थे? हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक रहे, राज्यपाल 1967 से 1976 तक। ये मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद सुरजीत सिंह संधवालिया, ये भी क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद सबसे कम उम्र के, सबसे कम वाले को जल्दी थी तो देवी सिंह तेवतिया। वीर स्वामी रामास्वामी पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया रही। तीरथ दास ठाकुर और रंजन गोगोई ये क्या रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। इसके बाद में एट प्रेजेंट आपके न्यायमूर्ति श्री रविशंकर झा हैं। तो आई होप यहाँ तक के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका सभी को पढ़ने का मन करता है ना तो आप बुक में से भी रीड कर सकते हैं। अब देखना, आप कोई भी बुक उठा लेना हरियाणा जीके की, ठीक है। उसमें से जब आप इन सबको पढ़ोगे ना तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट याद मिलेंगे। आपको ये पता लगेगा कि इनके समय में क्या हुआ था, इनके समय में क्या हुआ था। अब मान लो एग्जाम में भी आ जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन से राज्यपाल नहीं रहे, तो भी आप इसको टिक कर पाएंगे क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके राज्यसभा मेंबर्स की। मैंने कल आपको लोकसभा की सीट्स तो बता दी थी लेकिन राज्यसभा नहीं बताई थी। राज्यसभा की ना मतलब एक तरीके से जो राज्यसभा है इसके मेंबर्स भेजे जाते हैं, और ये मेंबर्स कौन भेजेगा? आपके विधानसभा की जो स्टेट होते हैं उसके एमएलए भेजते हैं, ठीक है। जैसे विधानसभा की सीट्स होती है, विधानसभा से हम एमएलए को एक तरीके से इलेक्शन होता है इनको इलेक्ट करते हैं हम। उसी तरीके से जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनका इलेक्शन नहीं होता है, उन्हें जो ये एमएलए हैं ये भेजते हैं कहाँ पर? राज्यसभा में। आपके यहाँ पर एमएलए की टोटल कितनी सीट है? 5 सीट है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपके हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट्स है और 5 क्या है यहाँ पर? राज्यसभा की सीट है। ये मैंने ना बहुत ट्रिक के साथ में सभी की सभी स्टेट्स की सीट्स याद कराई हुई हैं। हरियाणा की भी मैंने याद कराई थी, मैंने बताया था हरियाणा की स्टेट आप ऐसे याद रख सकते हैं, सॉरी हरियाणा स्टेट की सीट्स आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ना हरियाणा के लोगों में ना बहुत प्यार होता है और वो 10-5 लोग एक दूसरे के घरों में बैठे रहते हैं। तो 10-5 क्या है हमारे यहाँ पर? सीट्स है। तो 10 हमारे लोकसभा की सीट्स है और 5 हमारे यहाँ पर राज्यसभा की सीट्स है, ठीक है। इसके बाद एट प्रेजेंट क्या है? ये 5 सीट से कौन कौन बने हुए हैं? जैसे रामचंद्र जांगड़ा है, इसके साथ साथ डीपी वत्स हैं, कृष्ण लाल पवार हैं, कार्तिकेय शर्मा हैं और दीपेंद्र हुड्डा है। तो 5 लोग हैं जो क्या बने हुए हैं? राज्यसभा मेंबर हैं। रामचंद्र जांगड़ा, डीपी वत्स, कृष्णलाल पवार, कार्तिकेय शर्मा और इसके बाद में कौन है? दीपेंद्र हुड्डा है। इनका कार्यकाल जो है वो 6 इयर्स का होता है। तो आपको ये बात याद रख लेनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है विधानसभा की सारी सीट्स कितनी हैं और इसमें से रिजर्व सीट्स कितनी है, क्योंकि 90 की 90 सीट हम नहीं पढ़ सकते हैं और वो जरूरी भी नहीं है। जो रिजर्व सीट्स हैं उनके बारे में हमारा जानना जरूरी है क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछी जाती है और पहले भी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। ऑप्शन बनाकर आपको दे दिया जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सी विधानसभा की सीट जो है वो आरक्षित सीट नहीं है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने बस ऐसे ही इसको छोड़ दिया होगा, ये समझकर कितनी सारी सीट्स हम कैसे याद रखेंगे, तो आप इसको टिक नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम आज पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको ये भी याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने लिखा है हिसार।
मैंने आपको कल बताया था कि हिसार और जो फरीदाबाद है वहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट्स आती हैं, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ हैं, फरीदाबाद में और हिसार में 7-7 सीट्स हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कम कहाँ पर है, पंचकुला में और साथ साथ चरखी दादरी में 2-2 सीट्स थी, ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब हम पढ़ लेते हैं जो SC रिजर्व सीट्स है। जैसे हिसार है, हिसार स्टेट से आपकी SC रिजर्व सीट्स कौन सी है, उकलाना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हिसार से क्या है, उकलाना है। इसके बाद पानीपत, पानीपत से क्या है, इसराना है। तो आपको ये दोनों याद रखनी है, हिसार से क्या है आपके उकलाना, पानीपत से इसराना। तो ऐसे याद रखेंगे, हिसार से उकलाना, पानीपत से इसराना, ठीक है। तो हिसार से कौन सी ऐसी सीट है, उकलाना, पानीपत से है इसराना। हिसार से उकलाना, पानीपत से इसराना, ऐसे बोल के याद करना तो याद हो जाएगी। इसके बाद है रेवाड़ी, रेवाड़ी से क्या है, बावल है, ठीक है। रेवाड़ी से क्या है, बावल है। भिवानी से क्या है, भवानी खेड़ा है। इसके बाद क्या है, करनाल से क्या है, नीलो खेड़ी है। तो रेवाड़ी में क्या है, ऐसे याद रखना, जब रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ अलग हुआ था तो क्या हो गया, बवाल हो गया था। याद करने का तरीका बता रही हूँ और कुछ भी नहीं, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। तो रेवाड़ी में क्या हुआ, बवाल, यानी कि रेवाड़ी की जो सीट है उसका नाम क्या है, बावल है। भिवानी में भवानी खेड़ा आप सभी जानते हैं, तो भिवानी से क्या है, भवानी खेड़ा है, ठीक है। भिवानी में क्या है, भवानी खेड़ा है। इसके बाद है करनाल, करनाल से कौन सी है, नीलो खेड़ी है। आपको याद रखना है करनाल में कौन सी सीट है, नीलो खेड़ी है, ठीक है। करनाल यहाँ पर ये इस पर खत्म हो रहा है नए लय पर, और यहाँ पर नए लय से ही शुरू हो रहा है। तो करनाल, नाल से नीलो खेड़ी, ठीक है। तो करनाल से क्या बनेगा, नीलो खेड़ी। करनाल से कौन सी सीट आपके, नीलो खेड़ी है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो झज्जर है, आपकी जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है ना, वो खुद ही कैसी सीट है, SC रिजर्व सीट है। तो आपको ये याद रखना है, झज्जर से कौन सी सीट है, खुद ही झज्जर सीट है, SC रिजर्व सीट है, ठीक है। तो आपको याद रखना है झज्जर से कौन सी है, झज्जर खुद सीट है। तो यहाँ से कौन बनी हुई है, गीता भुक्कल बनती है, ठीक है। तो झज्जर से झज्जर सीट है। इसके बाद में है कैथल, कैथल से कौन आपके, गुलाचीका, ठीक है। तो कैथल से गुलाचीका है, ये भी याद रख लेना है, झज्जर से झज्जर है, कैथल से गुलाचीका है। इसके बाद है पलवल, पलवल से कौन सी सीट बनी हुई है आपके, होडल। पलवल, होडल से कौन सी बनी हुई है, पलवल से कौन सी है, होडल है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, पलवल से कौन सी सीट है, होडल पलवल है, ये बात याद रख लेनी पड़ा है। झज्जर, झज्जर से क्या आपके, झज्जर खुद सीट है। इसके बाद में है कैथल, कैथल से आपके गूला। तो ये याद रखना है, झज्जर एक ऐसी स्टेट है जहां से खुद क्या है, झज्जर SC रिजर्व सीट है। इसके बाद है कैथल, कैथल स्टेट से गूला ऐसी सीट है जो क्या है आपके SC रिजर्व सीट है। इसके बाद बात कर लेते हैं पलवल की, पलवल से क्या है आपके, होडल है। इसके बाद है सोनीपत, सोनीपत से आपके खरखोदा है। फिर फतेहाबाद से आपके रतिया है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, कैथल से क्या है, गुलाचीका, ठीक है। तो कैथल से गूला, पलवल से होडल, ठीक है। तो पलवल होडल, तो साउंड सेम है इनकी, पलवल से होडल, कैथल से गूला, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, कैथल से गूला, पलवल से होटल। इसके बाद सोनीपत, सोनीपत में क्या है, खरखोदा है, ठीक है। इसके साथ साथ फतेहाबाद में रतिया है। आपको याद रखना है, रानिया नहीं है, रानिया आपके सिरसा में है और वो SC रिजर्व सीट नहीं है। कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ना ये सीट जो है रानिया सीट फतेहाबाद में, रानिया सीट सिरसा में है, लेकिन वो क्या नहीं है, SC रिजर्व नहीं है। रतिया सीट है आपके, ठीक है। रतिया कहाँ पर आपके, ये फतेहाबाद में है और ये क्या आपके SC रिजर्व सीट है। तो आपको यही याद रखना है, रतिया कैसी सीट है, SC रिजर्व सीट है और ये कहाँ पर है, फतेहाबाद में। फतेहाबाद में तय आता है, ठीक है। तो रतिया में भी तय है, तो ऐसे याद रख लेना, फतेहाबाद में भी तय आता है और रतिया में भी तय आता है। तो रानिया नहीं करेंगे हम, क्या टिक करेंगे, रतिया टिक करेंगे। सोनीपत में क्या आपके खरखोदा है, तो सोनीपत से खरखोदा, पलवल से होटल, कैथल से गूला, दोनों में लय की साउंड आ रही है, इसलिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। झज्जर में क्या है, झज्जर में झज्जर स्वयं है, ठीक है, खुद है। करनाल से क्या थी, नाल नीलोखेड़ी, करनाल नीलोखेड़ी, ऐसे हमने इसको याद किया था। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ये मैंने ये गलत नोट डाउन कर दिया मैंने, यहाँ पर बल्लभगढ़ नहीं आएगा, यहाँ पर कलानौर लिख लेना। कलानौर जो है ना वो आपकी क्या है, SC रिजर्व सीट है। तो आपको ये याद रखना है, शकुंतला खट्टक जी वहाँ से लगातार तीसरी बार भी MLA बनी है। तो कलानौर से शकुंतला खट्टक क्या MLA हैं और कलानौर जो है वो आपकी SC रिजर्व सीट है। तो आपको ये याद रखना है, इसको मत पढ़िएगा, ये मैंने गलत नोट डाउन कर दिया था। तो कलानौर SC रिजर्व सीट है, आप इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, कुरुक्षेत्र पर। कुरुक्षेत्र से जो SC रिजर्व सीट है ना वो आपके शाहाबाद है। इसके बाद यमुनानगर, यमुनानगर में सढौरा है। कुरुक्षेत्र में शाहाबाद है, ठीक है, यमुनानगर में सढौरा है। जींद में जो नरवाणा है, नरवाणा क्या है यहाँ पर, SC रिजर्व सीट है। गुरुग्राम में पटौदी है, ठीक है। इसके बाद सिरसा है, सिरसा में रानिया नहीं है, कलांवली है। तो ये बात याद रख लेनी है, सिरसा से क्या है, कलांवली है, यहाँ से आपके रतिया रानिया नहीं है। अंबाला में मुलाना है, ठीक है। तो मुलाना अंबाला, तो सेम साउंड है, अंबाला से मुलाना। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में क्या है, शाहाबाद है, ठीक है।
तो शाहाबाद कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, वहाँ के लोग क्या होते हैं, मतलब बहुत ठाठ बाट से जीतते हैं, शहंशाह टाइप होते हैं। तो कुरुक्षेत्र में क्या है, शाहाबाद है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र की क्या है, शाहाबाद है। यमुनानगर में क्या है आपके, सढौरा है। जींद से क्या होगी, नरवाना होगी। गुरुग्राम पटौदी, पटौदी आपको याद रखना है, यहाँ से वो थे आपके जो सैफ अली खान उसके पिता थे, उन्हें हम क्या कहते थे, मतलब नवाब के नाम से जानते थे कि वो 9वें नवाब है। तो पटौदी के आपके गुरुग्राम में एससी रिजर्व सीट है। इसके बाद सिरसा में क्या है, कलांवली है। यहाँ पर रानिया नहीं है, रतिया नहीं है। रतिया फतेहाबाद में है, रानिया आपकी एससी रिजर्व सीट नहीं है। सिरसा में क्या है, कलांवली है एससी रिजर्व सीट। इसके बाद अंबाला मुलाना, सेम साउंड जैसा है, तो अंबाला मुलाना, ठीक है। तो अंबाला में मुलाना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। टोटल 17 सीट्स आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया हिसार, हिसार से उकलाना, फिर पानीपत, पानीपत से इसराना, दोनों की सेम साउंड है, हिसार उकलाना पानीपत इसराना, ऐसे ही लिखना, हिसार उकलाना। दूसरी तरफ लिखोगे पानीपत इसराना। फिर रेवाड़ी में क्या हो गया, बवाल। भिवानी में एक ही सीट भवानी खेड़ा, तो फेमस है वैसे भी भवानी खेड़ा। इसके बाद करनाल, करनाल लास्ट में खत्म होता है, करनाल नाल, फिर नीलोखेड़ी। झज्जर में झज्जर खुद सीट है। कैथल में क्या है, गुलाची का है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो शकुंतला खट्टक है कलानौर से है, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना, वो आपको फतेहाबाद वाला टिक नहीं करना। पलवल, पलवल होडल, सेम साउंड है, पलवल होडल। सोनीपत में क्या है, खरखोदा है, ठीक है। हमने क्या किया, खड्डा खोदा और वहाँ से क्या निकला, सोना निकला। तो सोनीपत में क्या है, खरखोदा है, ऐसे याद रख लेना। हमने गड्ढा खोदा, सोना निकला, तो सोनीपत में खरखोदा है। फतेहाबाद नहीं है, फतेहाबाद से रतिया है, सॉरी वो फरीदाबाद वाला आगे आएगा। फतेहाबाद से क्या है, रतिया है, इसमें भी तय की साउंड है, रतिया में भी तय की साउंड है, ऐसे याद रखना, दोनों में तय की साउंड है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मतलब रानियाँ वगैरह नहीं है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये नहीं पढ़ना है आपको, इसकी जगह आप कलानौर लिख लीजिएगा। कलानौर से कौन बनती हैं आपके, शकुंतला खट्टक बनती हैं, ये याद रखना है, कलानौर एससी रिजर्व सीट है। इसके बाद चलते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में लोग कैसे रहते हैं, ठाठ बाट से रहते हैं, शहनशाहों की तरह रहते हैं। तो कुरुक्षेत्र में क्या है, शाहाबाद है। यमुनानगर में कौन सी है, सढौरा है। जींद में कौन सी है, नरवाना है। गुरुग्राम पटौदी, ठीक है। सिरसा में कलांवली है। अंबाला में मुलाना है। तो ये ना आपकी 17 की 17 सीट्स जो हैं वो आपकी इस क्लास में कंप्लीट हो गई हैं। कंप्लीट मैंने आपको सारा का सारा जितने भी आपके यहाँ पर हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको इस क्लास में बता दिए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ हरियाणा में नगर निगम के बारे में कि आपके कितने नगर निगम है, क्योंकि ना इसमें से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। अब यहाँ पर मैंने 5 सीट ऐसी लिखी हैं जहाँ पर कोई भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था, लेकिन आज मैंने इसको इसीलिए ऐड कर दिया ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए, ठीक है। क्योंकि ना रिवीजन जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो हमने पहले पढ़ा होता है ना उसको एक बार हम अगर रिवाइज करते जाते हैं तो हमें वो चीज़ें रिकॉल होती जाती है और वो बातें हमें फिर लास्ट तक याद भी रहती हैं। तो आप भी ऐसे ही पढ़ा कीजिए, जब भी आप मतलब पहले वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं तो कुछ पॉइंट उसको कनेक्ट करके पढ़ा कीजिए ताकि आप उसको रिलेट कर पाएँ और आप उसको भूले नहीं। तो मैंने आपको कल बताया था कि 2 M वाली सीट्स, इसके साथ साथ एक पंचकुला, एक फरीदाबाद और एक नई फॉर्मेशन सीट जो है, ठीक है। इसके साथ साथ M से क्या था आपके यहाँ पर मेवात था, फिर M से क्या था आपके यहाँ महेंद्रगढ़ था, एक ऊपर वाली स्टेट आपके पंचकुला थी, एक सबसे अधिक जनसंख्या जहां फरीदाबाद है और एक साथ साथ आपके चरखी दादरी, ठीक है। ये 5 की 5 मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताई थी, स्टेट नहीं है डिस्ट्रिक्ट है ये। तो 5 की 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताई थी जहां पर आपके एससी रिजर्व सीट्स नहीं हैं। तो 5 डिस्ट्रिक्ट 2 M वाली हैं, एक ऊपर पंचकुला है, एक आपके यहाँ पर फरीदाबाद जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इसके साथ साथ एक आपके चरखी दादरी जो न्यू फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये 5 सीट ऐसी हैं जहाँ पर आपके एक भी एससी रिजर्व सीट नहीं है। झज्जर एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसकी खुद ही क्या है वो एससी रिजर्व सीट है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, नगर निगम पर। इनमें से भी ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अपनी इस वीडियो में ऐड कर दिया है। तो आपके यहाँ पर आज टोटल 11 नगर निगम है, पहले आपके 10 नगर निगम थे, ठीक है। तो आप इसको 10+1 करके पढ़ना। यहाँ पर जैसे आपके जो पहला नगर निगम है वो फरीदाबाद का बना था, ये ना 1994 में बन गया था, ठीक है, फरीदाबाद। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे पहला नगर निगम आपके कौन सा था, तो फरीदाबाद था। इसके साथ साथ कुछ और नगर निगम मैंने लिख दिए हैं, जैसे आपके गुरुग्राम है, ठीक है, गुरुग्राम के साथ साथ आपके हिसार है, तो गुरुग्राम भी नगर निगम है,
ठीक है, ये दोनों जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पर, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, हिसार में, यहाँ क्या है आपके जनसंख्या ज़्यादा है। मैंने आपको जनसंख्या का फॉर्मूला बता रखा है FHBG, ठीक है। तो F से आपके फरीदाबाद है, H से आपके हिसार है, B से भिवानी है, G से गुरुग्राम है। लेकिन यहाँ पर भिवानी नहीं आएगा, कभी आप यहाँ पर भिवानी टिक कर दें, नगर निगम नहीं है भिवानी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो F है, F से यानी कि फरीदाबाद, H से हिसार और G से क्या आपके गुरुग्राम, तो ये तीनों क्या है आपके नगर निगम है, ऐसे याद रख सकते हैं। B को हटा देना, यानी कि जो आपका भिवानी है उसको इस लिस्ट से हटा देना, फरीदाबाद को रखना, हिसार को रखना, साथ साथ आप यहाँ पर गुरुग्राम को रख सकते हैं, ठीक है, गुरुग्राम आएगा इसमें। तो ये तीन क्या है आपके नगर निगम है, ठीक है। इसके साथ साथ फरीदाबाद पहला है, फिर गुरुग्राम, जैसे फिर हिसार, अंबाला, मतलब आप इसको फर्स्ट वाला मैंने यहाँ लिखा है बस। इसके बाद आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे गुरुग्राम भी नगर निगम है, हिसार नगर निगम है, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, सोनीपत, करनाल और पानीपत। अब मैं बताऊंगी आपको ये याद कैसे रखने हैं। जैसे 2-3 जनसंख्या वाले मैंने बता दिए, FHBG वाले, B को काउंट नहीं करना, FH, इसके साथ साथ यहाँ पर G। फिर ऊपर के दो जो अंबाला और पंचकुला, शिवालिक से लगते हैं दो, अंबाला और पंचकुला, ठीक है। तो ऊपर के शिवालिक वाले दो, अंबाला और पंचकुला। इसके साथ साथ जो यमुना नगर है, यमुना नदी वाला, यमुना नदी के इलाके को हम कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यमुना नदी, ठीक है। इसके साथ साथ रोहतक, राजनीति का गढ़ रोहतक। इसके साथ साथ सोनीपत, एजुकेशन सिटी हमारी सोनीपत, और इसके साथ साथ पानीपत, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर है आपका करनाल CM सिटी, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद हिसार, हिसार के बाद में यहाँ पर हमने पढ़ा गुरुग्राम। 3 हो गए जनसंख्या वाले, ठीक है। 2 ऊपर शिवालिक वाले, अंबाला, अंबाला के साथ साथ आपका पंचकुला। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया यमुना नदी जहाँ से जाती है तो यमुना नगर, ठीक है, यहाँ से निकलती है यमुना नदी, हरियाणा में प्रवेश करती है तो यमुना नगर। इसके साथ साथ राजनीति का गढ़ रोहतक। इसके बाद में 2 सोनीपत और पानीपत, करनाल CM सिटी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद न्यू फॉर्मेशन जो आपका मानेसर को 2020 में नगर निगम का दर्जा दे दिया गया, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको ना अच्छे से समझ में आ गए होंगे, मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप इसको भूले नहीं। एक बार आप इस क्लास को रिवाइज कर लेना, जो भी ये मैंने आपको बताया है इसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना। मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, हमारे चैनल पर मिल जाएगी आपको ये PDF, तो आप वहाँ से PDF ले सकते हैं और आपको ना ये बहुत अच्छे से याद रहेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपका मन करे किसी बुक से पढ़ने का तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपका नोट्स से पढ़ने का मन करे तो आप नोट्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर से जरूर बनाइएगा, क्योंकि ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें ना जब एग्जाम आता है तो हमें बहुत आसानी होती है उसको रिवाइज करने में। क्योंकि अब अगर हम पूरी की पूरी महाभारत लिख देते हैं ना तो पूरी इतनी सारी बुक से भी ज़्यादा बड़े नोट्स बन जाते हैं, फिर उसका फ़ायदा ही क्या, क्योंकि जब सारी बातें बुक में ही लिखी हैं तो हम नोट्स बना ही क्यों रहे हैं, सारा का सारा ही लिखना है हमें। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अपने खुद के नोट्स बनाइए, और जब आप अपने हाथों से लिखेंगे ना तब आपको वो चीज़ें बहुत याद रहेंगी। मैं पता नहीं कितना कितना लिखती होंगी, मैं इतने सारे नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। तो आप भी लिखा कीजिए, अपने नोट्स बनाया कीजिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समय के लिए याद रहें। तो मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे मेरे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, GK विद मी, ठीक है। स्पेस मत दीजिएगा, इकट्ठा लिखिएगा GK विद मी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।